शुरुआत कर रहे हैं आतंकी हमले की खबर से, जो कि बेल्जियम में हुई है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुए सीरियल धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। आतंकी हमले में करीब 200 लोग घायल हुए हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले के बाद बेल्जियम में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। बेल्जियम के साउथ ईस्ट में स्थित तिहेंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को खाली करा दिया गया है। आतंकियों की तलाश में पूरे बेल्जियम में अभियान चलाया जा रहा है। ब्रसेल्स में लोगों को घर के अंदर ही रहने को कहा गया है और इस बीच बेल्जियम मीडिया एक तस्वीर लगातार दिखा रही है जिसमें 3 लोग सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। इन्हें ब्रसेल्स के जावेंटेम एयरपोर्ट में हुए हमले का संदिग्ध माना जा रहा है। तस्वीर में काले कपड़े पहने 2 लोग नजर आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आत्मघाती हमलावर थे। स्थानीय मीडिया का कहना है कि सफेद कपड़े पहना संदिग्ध फरार हो गया है। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एयरपोर्ट पर हुए धमाके के बाद भारत में भी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट्स के साथ ही दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। होली को देखते हुए भी देश भर में सुरक्षा बलों को और अलर्ट कर दिया गया है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर चौकसी पहले ही बढ़ा दी गई है। ब्रसेल्स में हुए आतंकी हमले के बाद भी 30 मार्च को होने वाली पीएम मोदी की ब्रसेल्स यात्रा में परिवर्तन नहीं है। ये दहशत की तस्वीर है। आतंक की तस्वीर है। ये ब्रसेल्स एयरपोर्ट में ब्लास्ट के वक्त की तस्वीर है। ये तस्वीर उन लोगों की है जो ब्लास्ट के बाद जान बचाने के लिए भागे। धमाके के बाद कैसे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, लोग किस तरह अपनी जान बचाने के लिए भागे, ये तस्वीरें उसकी कहानी कहती हैं। इस वीडियो में सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है। जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर धमाका हुआ, लोग भागे। जो जान बचा सकते थे वो भागे। किसी के हाथों में किसी अपने का हाथ था तो कोई अपना सामान लेकर भागा। एयरपोर्ट के अंदर ब्लास्ट के बाद धुआं ही धुआं था और हर तरफ तबाही थी, बर्बादी थी और चीख पुकार थी। लेकिन वो खुशनसीब थे जो धमाके के जद में नहीं था। सभी ऐसे नहीं थे, कुछ तो ऐसे भी थे जो ब्लास्ट के बाद घायल हुए थे। ब्रसेल्स एयरपोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें भयानक और डरावनी हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल के पास 5 से लेकर 10वें चेक इन काउंटर के आसपास ब्लास्ट हुआ और ये धमाका कोई मामूली धमाका नहीं था। ये सुसाइड ब्लास्ट था, आत्मघाती हमला था। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग समेत आसपास की इमारतें हिल गईं। एयरपोर्ट की बिल्डिंग की कांच की दीवार और खिड़कियां पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार था। धमाके के बाद हर तरफ बस तबाही ही बाकी रह गई थी। ब्रसेल्स एयरपोर्ट के अंदर तो तबाही दिख रही थी। जो यात्री बाहर निकलने के हालात में थे वो बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन जो निकल नहीं पाए वो अपने अपने बैग, ट्रॉली और सूटकेस की आड़ में दुबके रहे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्रसेल्स एयरपोर्ट के अंदर 2 ब्लास्ट हुए। जावेंटेम एयरपोर्ट पर 2 ब्लास्ट इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे हुए। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। इन धमाकों के 1.25 घंटे के अंदर ही एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर मेलबीक मेट्रो स्टेशन में भी धमाका हुआ।
महज सवा घंटे के अंदर हुए 3 धमाकों से ब्रसेल्स दहल गया। धमाके के बाद तुरंत मेट्रो सर्विस को रोक दिया गया। मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों को तुरंत निकाला गया। एक मेट्रो के यात्रियों को तो बीच टनल में ही उतारा गया और उन्हें पटरियों से होते हुए बाहर लाया गया। हर तरफ रोने बिलखने की ही आवाजें आ रही थीं। सवा घंटे में 3 ब्लास्ट से पूरे ब्रसेल्स में सनसनी फैल गई। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर धमाके के वक्त भारतीय एयरलाइंस जेट एयरवेज का भी विमान मौजूद था। इस विमान को ब्रसेल्स से दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। धमाके में जेट एयरवेज की महिला क्रू मेंबर को चोट लगी है। In Belgium is closely monitoring the situation. They have already issued helpline numbers. As of now, we have no reports of any Indian casualties. Prime Minister will pay his first official visit to Brussels on 30th March 2016 for the 13th India-EU Summit at the invitation of the President of the European Council, Mr. Donald Tusk, and the President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला बड़े पैमाने की आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ब्रसेल्स एयरपोर्ट यूरोप के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है, जहां रोजाना औसतन 70 से 75 हजार यात्री सफर करते हैं। इसके अलावा औसतन 500 से ज्यादा उड़ानें ब्रसेल्स एयरपोर्ट से उड़ान भरती या फिर उतरती हैं। इसके अलावा औसतन 500 से ज्यादा उड़ानें ब्रसेल्स एयरपोर्ट से उड़ान भरती हैं या फिर उतरती हैं। एयरपोर्ट के अलावा मेट्रो स्टेशन पर बम ब्लास्ट इसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रही है। बेल्जियम फ्रांस का पड़ोसी देश है और पिछले 1 साल में फ्रांस के अंदर हुए आतंकवादी हमलों में बेल्जियम के जिहादी गुटों का कनेक्शन रहा है। ये गुट सीरिया और इराक में ISIS के लिए भी आतंकवादी भेजते रहे हैं। ब्रसेल्स में हुए इस आतंकी हमले ने एक बार फिर साफ कर दिया कि यूरोप आतंक के निशाने पर है। दुनिया भर में इस आतंकी वारदात की निंदा हो रही है। पूरा यूरोप डरा हुआ है। पता नहीं आतंकियों का अगला निशाना कौन हो। तो ये तो बात हुई ब्रसेल्स की, जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है और खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन अगर बात MP की करें तो यहां पर सिंहस्थ कुंभ हो रहा है और खतरा यहां भी कम नहीं है। उज्जैन की बात करेंगे, जहां पर एक हॉस्टल से बरामद हुए विस्फोटकों को लेकर मंगलवार को ATS ने बड़ा खुलासा किया। ATS के मुताबिक पूरी साजिश दरअसल लोकायुक्त शाखा से जुड़े कांस्टेबल ने रची थी, अपने साथियों को फंसाने के लिए। भले ही सिंहस्थ की स्थली पर इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया हो, लेकिन सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अधिकारियों के बीच इस पूरे मामले पर आए अलग अलग बयानों को कैसे देखा जाए। उज्जैन में महाकुंभ सिंहस्थ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस सब के बीच उज्जैन से बरामद विस्फोटकों को लेकर ATS ने बड़ा और बेहद गंभीर खुलासा किया है। ATS के IG संजीव शमी ने बताया कि दरअसल विस्फोटकों के पीछे एक गहरी साजिश थी, जो कि एक पुलिस वाले ने ही रची थी। ATS के मुताबिक अपने साथी पुलिस वालों को फंसाने के लिए लोकायुक्त पुलिस के कांस्टेबल आशीष चंदेल ने ये पूरा जाल बिछाया था। इस मामले में उस एक्सप्लोजिव को रखने वाले को कस्टडी में ले लिया गया है। उसके अलावा जो मास्टरमाइंड था इस पूरे कॉन्स्पिरेसी जिसने हैच की थी, वो उसको भी कस्टडी में ले लिया गया है। दैट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो कस्टडी में लिया है। सर कल 3 लोगों का था कि 3 सस्पेक्ट। यस, कल 3 लोगों का बताया था। 3 सस्पेक्ट थे और स्पेसिफिक लीड्स थी। तीसरे के बारे में इनसफिशिएंट एविडेंस है, दैट इज व्हाई थर्ड पर्सन इज नॉट देयर।
जी, एक बारगी तो हैरानी होती है, लेकिन जो सच बताया जा रहा है वो यही है। सच ये कि अपने ही कुछ साथी पुलिस वालों को फंसाने की नियत से आशीष चंदेल ने सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी सुशील मिश्रा के साथ मिलकर विस्फोटकों का ये पूरा जाल बिछाया ताकि उसके साथी पुलिस वाले फंसे। और आशीष चंदेल जो पुलिस कांस्टेबल है, लोकायुक्त इंदौर में, पहले उज्जैन में पोस्टेड था, उसने ये सब प्लान बनाया था कि वहाँ पर एक्सप्लोजिव रख दिया जाए, मोबाइल फ़ोन भी रख दिया जाए। He wanted to fix some people, some colleagues of his own. लेकिन बात इतनी भर नहीं है। विस्फोटकों की मात्रा को लेकर सवाल बड़े अधिकारियों के परस्पर विरोधी बयान को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। विस्फोटक दरअसल कितना बरामद हुआ है, इस पर दो बड़े अधिकारियों के बीच लगता है कंफ्यूजन की स्थिति है। उसका एक बैग वहाँ पर मिला। उस बैग में कुछ सस्पिशियस आर्टिकल्स हैं, जिनमें एक कुछ विस्फोटक पदार्थ जैसा एक बैग में मिला है। करीब 10 डेटोनेटर्स भी अलग एक बक्से में रखे हुए थे, वो भी इसके साथ में बरामद हुए। 25 डिटोनेटर्स और 2.77 किलोग्राम एक्सप्लोजिव जो बरामद हुआ था, उसमें संलिप्त रहे हैं। सिंहस्थ में सुरक्षा को लेकर चुनौतियां कई स्तरों पर हैं। थोड़ी सी भी कंफ्यूजन की स्थिति बड़ी सुरक्षा खामियों में तब्दील हो सकती है, ये बताने की जरूरत नहीं। परस्पर विरोधी बयानों का मतलब क्या होता है, ये एक पुलिस वाले से बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन बड़े अधिकारियों के बीच विस्फोटकों के मसले पर बयान विरोधाभासी हैं। तो क्या ऐसी ही तैयारियों के साथ सिंहस्थ की सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, ये सवाल उठता है। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक चुनौती सिंहस्थ की सुरक्षा को लेकर के है और एक चुनौती आग बुझाने को लेकर के है मुंगेली में। जी हां, मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व में पिछले 4 दिन से भीषण आग लगी हुई है। 4 दिन से आज तक किसी भी वन अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब तक आग बुझाने की कोशिश नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने आग लगने की जानकारी अधिकारियों को दे दी है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग लापरवाह बना हुआ है। जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए लोरमी में अचानक मार टाइगर रिजर्व का मुख्यालय बनाया गया है, लेकिन आग लगने के 4 दिन बाद भी वन विभाग के अफसरों की नींद नहीं खुली है। जंगल के काफी बड़े इलाके में आग लगी हुई है। जंगल के दूसरे हिस्से भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ATR का जो टाइगर रिजर्व है, ये विनाश के कगार में है। लगातार हमारे द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस बारे में लगातार ATR के क्रियाकलापों के खिलाफ हम लगातार सक्रिय हैं। आप देखिए, पिछले 1 हफ्ते से यहाँ घनघोर आग लगी हुई, लगभग 1000 हेक्टेयर में यह आग लगी हुई है। सूचना दिया गया वन विभाग को, लेकिन वन विभाग वाले आज तक न कोई एक कर्मचारी आया, न बीट गार्ड आया। यहाँ पर आग बुझाने के लिए नहीं, कोई प्रकार के नहीं है। कोई सूचना भी दिए हैं कि जंगल में आग लगा है, फिर कोई मैंने अधिकारी कर्मचारी से कोई मैंने सहयोग राशि कुछ नहीं आया है यहाँ। नहीं, कुछ नहीं है। फायर लाइन का मैंने कोई चौकीदार भी नहीं है, न फायर लाइन और मैंने कटे उटे कुछ नहीं है। व्हाट्सएप यानी एक दूसरे के टच में रहने का वो जरिया जिसका इस्तेमाल आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन नीमच में कुछ शातिर इस व्हाट्सएप के जरिए अपना जुर्म का धंधा फैला रहे थे, और वो भी सलाखों के पीछे बैठकर। आप चौंक गए होंगे, लेकिन नीमच में गिरोह के पकड़ने के बाद पुलिस के सामने जो सच सामने आया है, वो स्याह सच यही कह रहा है कि जेल में बैठकर चलाया जा रहा था जुर्म का धंधा व्हाट्सएप के जरिए। जेल में मोबाइल में व्हाट्सएप और व्हाट्सएप से जुर्म का धंधा। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होंगे, आप कई व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े होंगे, लेकिन व्हाट्सएप की इस दुनिया में चोरी छिपे एक और ग्रुप चल रहा था, जिसका नाम था बंशी बॉयज। और खास बात यह कि ग्रुप चल रहा था नीमच की करावटी उपजेल की सलाखों के पीछे से। आप ये सुनकर भले चौंक उठे, लेकिन ये वो स्याह सच है जो इन बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ ही दुनिया के सामने आया।
जेल की सलाखों के पीछे से कैसे जुर्म का धंधा चलाया जा रहा था, ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर बदमाशों का ये गैंग कौन सा है और इनका मंसूबा क्या था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शातिर नया गांव टोल बैरियर पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इसी के बाद पुलिस ने दबिश देकर बदमाशों के इस गिरोह को अपने शिकंजे में ले लिया। खेती की तैयारी करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे एक देसी कट्टा, तलवार एवं अन्य कुछ शस्त्र बरामद हुए हैं। इनकी योजना जो डकैती डालने की थी और उन्हें अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ वाहन चोरी की घटनाओं में भी लिप्त होना स्वीकार किया है। इस गिरोह की गिरफ्त में आने के बाद जो खुलासा हुआ उसने खुद पुलिस को भी दंग कर दिया। खुलासा हुआ कि इस गैंग को कुख्यात बदमाश बंशी गुर्जर जेल के अंदर से ही निर्देश दे रहा था कि अब कैसे और कौन सी वारदात अंजाम देनी है। जेल में बंद कुख्यात अफीम तस्कर बंशी गुर्जर से इनके संबंध हैं। ये पूर्व से उससे मिला जुला करते थे और इनका यह कहना है कि बंशी गुर्जर इन लोगों को योजनाएं बनाकर देता था और उसी के निर्देशन में ये काम करता। बताया जा रहा है कि बंशी ही जेल के अंदर बैठकर इस ग्रुप को ऑपरेट कर रहा था और जेल के बाहर बैठे इन जैसे गुर्गों को निर्देश दे रहा था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जेल में बंशी के पास मोबाइल फोन कैसे और कहां से आया। अभी चूंकि हम लोगों ने मोबाइल को खोला नहीं है, मोबाइल में इसने बताया कि इसने बंसी बॉयज के नाम से एक ग्रुप बनाकर रखा। व्हाट्सएप जो है उसको अभी उसको खंगाला जा रहा है और साइबर सेल के द्वारा उसका डिटेल मिलेगा और उसके आधार पर देखा जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस खुलासे ने खुद जेल और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। अगर ये सब कुछ जेल के अंदर से चल रहा था तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या उन पर भी कार्रवाई होगी। मनीष पुरोहित, सी मीडिया, नीमच। और अब खबर रतलाम से है, जहां पर एक महिला टीचर ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसके आधार पर कुछ लोगों पर केस भी दर्ज हुआ। लेकिन अब इस मामले में एक और नया सुसाइड नोट सामने आया है, जिसने एक महिला टीचर के सुसाइड को नया मोड़ दे दिया है। ये दास्तान है रतलाम के धान मंडी इलाके की रहने वाली मोनिका की। मोनिका एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। 13 फरवरी को मोनिका ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस छानबीन के दौरान मोनिका के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें मोनिका ने अक्षय नाम के शख्स को उसे प्रेम प्रसंग में धोखा देने की बात लिखी थी। साथ ही अक्षय के मां बाप पर भी मोनिका ने उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। सुसाइड नोट मिला था, वो तत्काल प्रभाव से श्रीमान थाना प्रभारी महोदय माणक चौक को दे दिया था। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आरोपी अक्षय, उसके पिता दीपक जय और उसकी माता संगीता जय इस आरोप में सीधे ही लिप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने तीनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था, लेकिन इस मामले में अक्षय के मां बाप तो गिरफ्तार हुए और उन्हें बाद में जमानत भी मिल गई, लेकिन अक्षय आज तक पुलिस गिरफ्त से दूर है।